वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा यूनिट 5 का टॉपिक है दैट इज़ मटेरियल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कोई भी प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पूरे का इन्वेस्टमेंट का 60% जो आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द मटीरियल। तो कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, वहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर स्पेसिफिकली बात करें 60% जो आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो मटेरियल्स पर इन्वेस्ट होगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम ये कहें कि मटेरियल को थोड़ा सा मैनेज कर लें और उसके जो कॉस्टिंग है उसको अगर रिड्यूस कर लें, जो उसमें वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर लें, तो इसका मतलब अगर छोटी सी भी सेविंग करें हम मटेरियल्स पे तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारा सेव हो सकता है। सॉरी, एक बीच में एक स्लाइड आ गई थी। तो डेफिनेशन से की बात करें, मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद मटेरियल्स। तो बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम यही स्टेप्स जो हैं हम डिस्कस करते हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो अगर मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ जो मटेरियल से रिलेटेड हैं उनको प्लान करना कि कौन सा मटेरियल कब आएगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, उसको डायरेक्ट करना, कौन सा मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब मटेरियल के साथ जुड़कर जो है काम करती हैं तो उसको हम मटेरियल मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द मटेरियल। और अगर इसका स्टार्टिंग इनिशियल जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जब डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि मटेरियल की क्या क्वांटिटी हमें चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होगी जो हमें रिक्वायर्ड है, तो वहाँ से स्टार्ट होकर जब वो डिटर्मिन हो जाएगा और जब तक कि ये बार बार आ रहा है, जब तक कि इशू टू प्रोडक्शन टू मीट कस्टमर्स डिमांड। तो कस्टमर की डिमांड जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए और जितने भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं और वो सारा कुछ करने के बाद जब हमारे कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाता, वहाँ तक भी हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो वर्क करेगा। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या है मटेरियल्स मैनेजमेंट के। नंबर 1 इज़ मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो प्लानिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। हमारा मटेरियल कितना प्लान करना है, कितना हमें रिक्वायरमेंट है, कि किस तरह का मटेरियल चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल को प्लान करना, प्रोग्राम करना सबसे पहला टास्क होगा। और दूसरे नंबर पे हमारा कि उसकी स्टोरेज क्या होगी और क्या स्टॉक कंट्रोल सिस्टम्स हम जो है वो यूज़ करेंगे ताकि जो मटेरियल हमारे पास आ चुका है स्टोर में उसको स्टोर करना और उसका स्टॉक कंट्रोल किस तरह से रखें, किस तरह से हम प्लान करें, रैक्स में रखना है। एक मिनट, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ओके, तो स्टॉक को कंट्रोल करना, स्टोर करना जो है दैट इज़ योर सेकेंडरी पार्ट। देन प्रोक्योरमेंट और परचेज ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स को कब ख़रीदना है, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है। हमें अगले हफ्ते 100 क्वांटिटी चाहिए, उसके अगले हमें 150 क्वांटिटी चाहिए, तो वो सारा प्रोक्योरमेंट इज़ सिमिलर टू परचेज। तो मटेरियल का परचेजिंग करना, प्रोक्योरमेंट करना जो है दैट इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद रिसीविंग एंड इशुएंस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल जब आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको रिसीव करना, और रिसीविंग के साथ साथ इसमें जो मटेरियल हम रिसीव करने के बाद स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जब उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है तो उस मटेरियल को इशू करना टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा रिसीविंग के टाइम पे जो एक और ज़रूरी चीज़ है वो है इंस्पेक्शन, क्योंकि अगर मटेरियल हमारे पास आया है तो उसको रिसीव करने के बाद इंस्पेक्ट अगर नहीं किया, इन केस हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसकी हैंडलिंग जो है वो अच्छे से ना हुई हो और टूट फूट जाए कोई मटेरियल, तो रिसीविंग के जस्ट बाद जो है इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और स्टोर करने के बाद उसका इशुएंस ऑफ मटेरियल भी इज़ अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देन सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिंग ऑफ मटेरियल्स। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल जो हम हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं कि जो
या गैसेस के सिलेंडर्स, जैसे आपने वेल्डिंग के टाइम पे अगर वेल्डिंग आप सबने पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता है कि वेल्डिंग में जो आपकी गैस वेल्डिंग है उसमें हर एक सिलेंडर का एक अलग कलर कोड जो है वो डिफाइंड होता है। तो कोडिंग ऑफ मटेरियल से जो है आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा और फंक्शनल हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज कर दिया, और कोडिंग ऑफ मटेरियल करने का मतलब ये है कलर कोडिंग हो सकती है या फिर कोई सिंबल्स जो हैं उसमें लगाए जा सकते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि वो मटेरियल कौन सा है। तो दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। देन ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा, कौन से मेथड से होगा, और हैंडलिंग ऑफ मटेरियल किस तरह से होगी। आपने देखा होगा जब भी मटेरियल जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम अलग वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। और हैंडलिंग के लिए हम कोई ऐसा ब्रिटल मटेरियल अगर है तो उसकी पैकिंग करते हैं थर्माकोल्स में, या स्पंजीज जो हैं वो हम लगा देते हैं सो दैट उसकी टूट फूट या उसकी जो है केयरफुली जो है हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। देन लास्ट इज़ डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप। कोई मटेरियल ऐसा है जो कि ख़राब हो चुका है, यूज़ नहीं होने वाला है, स्क्रैप है, ज़्यादा है, सरप्लस है, या ऑब्सोल्यूट मटेरियल जो कि आगे यूज़ नहीं होने वाला है, तो उन सब मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ करना जो है दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। ये वर्ड काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। इन्वेंट्री जो है इज़ एक्चुअली मनी केप्ट इन द स्टोर। तो स्टोर रूम में पैसा रखा हुआ है, ये बड़ी अजीब सी बात है। दैट इज़ ऑल्सो इन द शेप ऑफ हाई स्पीड स्टील बिट और माइल्ड स्टील रॉड। इसका कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री हर एक वो चीज़ जो कि हमने स्टोर में रखी हुई है, चाहे वो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ जैसे हाई स्पीड स्टील की बिट है, कोई माइल्ड स्टील रॉड है, मिलिंग कटर है, या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इस तरह का कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हर वो मटेरियल जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा खर्च किया हुआ है और वो स्टोर रूम में रखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। तो सिंपली इन्वेंट्री हर एक वो चीज़ जो हमने खरीद कर, जिसके ऊपर हमने पैसा लगा चुके हैं और उसको खरीद कर हम अपनी तरफ अपने स्टोर में रख चुके हैं, दैट ऑल मटेरियल इज़ योर इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री को अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट इन्वेंट्री एंड अनदर इज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। थोड़ा सा मैं इसको बता भी देता हूँ। डायरेक्ट इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज हैं जो कि आपके प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली यूज़ हो जाती हैं, तो दो मटीरियल्स आर कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेंट्रीज। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज है जैसे कि एक मशीन, उस मशीन को हम यूज़ तो कर रहे हैं मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रही है, लेकिन उस पार्ट को या उस पर्टिकुलर जो हमने मटेरियल या कोई एक प्रोडक्ट जो बन के रेडी हुआ है उसमें वो मशीन जो है इट डजंट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। डायरेक्ट इन्वेंट्री में वो मटेरियल यूज़ होता है और वो उसका एक पार्ट बन जाता है, बट इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में वो पर्टिकुलर जो पार्ट है, जैसे मैंने मशीन का एग्जांपल लिया, तो वो आपके प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा बट इट इज़ यूज्ड इन दैट प्रोडक्शन प्रोसेस। So inventory is defined as the list of movable goods which helps directly or indirectly in the production of goods for sale. तो सिमिलरली जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज की मैंने बात की, तो इन्वेंट्री वो सारे मटेरियल के, सारे मूवेबल गुड्स की एक लिस्ट है, या वो ऑल मटेरियल्स इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं, दैट इज़ योर इन्वेंट्री। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 60% अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन द इन्वेंट्री और इन द मटेरियल्स। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री को बेसिकली कंट्रोल करना, सिंपल जैसे वर्ड्स सजेस्ट करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। तो इट मीन्स मेकिंग द डिजायर्ड आइटम ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड इन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अवेलेबल टू वेरियस डिपार्टमेंट्स व्हेन नीडेड। बेसिकली कंट्रोल करने का मतलब ये है कि क्वालिटी एक तो कंट्रोल करना कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल आपके पास है, या जो इन्वेंट्री जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी जैसी चाहते हैं वैसी हो। और इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आपका रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी को मेंटेन करना। और जब डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल जब रिक्वायर्ड है वह उस टाइम पर वो अवेलेबल हो, तो दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें, इन्वेंट्री क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए
या इनएफिशिएंट हो, मीन्स बहुत कम हो जाए, तो उसके अलग अलग ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए हमें कुछ एक ऐसे शॉर्ट डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है। इतना ज़्यादा अमाउंट हमने इन्वेंट्री जो है परचेज़ कर लिया कि अब हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो ज़्यादा अगर हम खरीदते हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है हमें लगाना पड़ता है, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उतना ही ज़्यादा जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा स्टोर्ड आइटम्स का। अब मटेरियल हम खरीद कर रख लेते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाता, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमें बियर करनी पड़ती है स्टोरेज के साथ साथ। अब जिस वेयर हाउसेज में हम उसको स्टोर करेंगे वहाँ पर आपको रेंट देना पड़ेगा, और तो ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपको करना पड़ेगा अगर क्वांटिटी परचेज्ड इज़ वेरी लार्ज। इसके साथ साथ डेटोरेशन मीन्स मटेरियल का ख़राब होने का, पता चला कि जंग लग गया, मटेरियल ख़राब हो गया, टूट फूट हो गई, पिलफ्रेज हो गया, चोरी चकारी हो सकती है, या किसी भी तरह का डैमेज जो है वो हमें बियर करना पड़ सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर इनएफिशिएंट है, मटेरियल कम है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि मटेरियल की कमी हो गई और हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो गया, रुक गया, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। इसके साथ साथ आपके ओवरहेड्स डिसरप्शंस हो सकते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो वेरी कर सकता है, और आप जब मटेरियल बनेगा ही नहीं तो आपके डिलीवरी प्रोमिस जो आपने कस्टमर्स को बना के दिए हुए हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको जो है एक कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन का आपको लॉस जो है वो बियर करना पड़ सकता है। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना जो है बड़ा ज़रूरी है कि ना तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना ही बहुत कम पड़ जाए। तो एक क्वांटिटी ऐसी मेंटेन करके रखनी है जिससे कि आपका किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो दैट इज़ योर इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के? टू मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, कि जो आप इन्वेंट्री जो आप परचेज कर रहे हैं मटेरियल, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको मिनिमाइज करें। और दूसरा, टू मैक्सिमाइज द सर्विस लेवल टू द फर्म्स कस्टमर्स, तो आपके कस्टमर की जो प्रोमिस जो आपने किए हुए हैं, जो उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसको मेंटेन करना, उसके जो आपकी सर्विस का लेवल है आपके कस्टमर को उसको मैक्सिमाइज करना, एंड ओन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्मूथ स्ट्रीमलाइन चलता रहे ऑपरेशन। फंक्शंस की बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो आपका जो डिपार्टमेंट होगा या जो भी लोग इन्वेंट्री कंट्रोल को देख रहे होंगे, उसके लिए फंक्शंस जो हैं दैट आर टू रन द स्टोर इफेक्टिवली एज यूजुअल। इसके साथ साथ टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ताकि आपका मटेरियल जो है जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे अवेलेबल हो, एंड अवॉइड द बिल्डअप ऑफ स्टॉक लेवल। ऐसा ना हो कि मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है, स्टॉक लेवल जो है बिल्डअप होता जा रहा है, उसके क्या लॉसेज हैं मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मेथड ऑफ स्टोरिंग, स्टडीज़ ऑफ डेटोरेशन एंड ऑब्सोलिसेंस, तो किस तरह से आपको स्टोर करना है, रैक्स में स्टोर करना है, रैक में भी ऊपर वाली रैक में स्टोर करना है या नीचे वाली रैक में स्टोर करना है। अगर हैवी है तो ऑब्वियसली हम नीचे वाले रैक में स्टोर करेंगे, और जो हल्की चीज़ है उसको हम ऊपर वाले रैक में स्टोर करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस है। इसी तरह से स्टडीज़ ऑफ डेटोरेशन, कोई मटेरियल ऐसा है, कोई आपका मटेरियल ऐसा यूज़ आपने किया है जो कि जंग लग सकता है, ख़राब हो सकता है, या उसको किस तरह से आपको स्टोर करना है, उस चीज़ की स्टडीज़ भी आपको जो है करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस मीन्स जो आउट ऑफ फैशन ना हो जाए कोई चीज़। हमने मटेरियल तो बहुत सारा परचेज़ करके रख लिया, लेकिन जब तक कि वो पूरा यूज़ होता तब तक जो है आपका पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, तो उस कंडीशन में वो आपका एक लॉस है। जैसे कि 3G फ़ोन आपने बहुत सारे लेकर रख लिए, लेकिन आप सेल नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले 4G या 5G फ़ोन्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए मार्केट में। इसी तरह से नंबर 4 पॉइंट को देखिए, फिज़िकल वेरिफिकेशन, जैसे कि स्टॉक टेकिंग रिकॉर्ड्स वगैरह रखना कि मटेरियल कितना है और कितना हमें और स्टोर करना है, ये सब चीज़ें जो हैं फिज़िकल वेरिफिकेशन में आती हैं। इसी तरह से प्रोटेक्टिंग द इन्वेंट्री फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग या स्टोरिंग ऑफ गुड्स, तो पता चला कि उठाया सामान और उसके बाद जो आपका वर्कर है उसके हाथ से छूट गया वो, तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से आपके बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं।
तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ 5 ऐसे मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। इसमें से 2-3 जो हैं आपके कोर्स में भी हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन। इन ब्रीफ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ, फर्स्ट इज़ ABC एनालिसिस। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल, कि स्टॉक को कंट्रोल कैसे करना है। तो फर्स्ट इज़ ABC एनालिसिस, या इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस या फिर अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। सेकेंड इज़ VED एनालिसिस। V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E फॉर इसेंशियल एंड देन डिज़ायर्ड एनालिसिस। इस तरह से SD इज स्कार्स, डिफ़िकल्ट एंड ईजिली अवेलेबल आइटम्स। HML इज़ हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट। MNG इज़ मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स एनालिसिस। तो मटेरियल को डिवाइड कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अलग अलग मेथड जो हैं अलग अलग तरह से मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं, और उसको डिवाइड करने के बाद अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग कैटेगरी के मटेरियल्स को अलग मेथड से जो है कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हर मटेरियल की जो वैल्यू है, या जो उसका जो एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस कह सकते हैं, या फिर प्राइस के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनको कैटेगराइज करके उनकी क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से उसको जो है कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ABC एनालिसिस की, अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच की। ABC एनालिसिस क्या करता है, जितनी भी इन्वेंट्री उसको डिवाइड कर देता है इनटू 3 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर, कि कितना अमाउंट है, और दूसरा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, कि जितना भी इन्वेंट्री है उसका कितना परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू मीन्स अगर कॉस्ट की बात करें, उसकी बात करें, कॉस्ट की बात कर सकते हैं, या फिर उसकी हम कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक है परसेंटेज ऑफ नंबर मीन्स अमाउंट कितना है, और दूसरा है परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है उसकी। 2 पॉइंट्स में हम 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 3 ग्रुप्स। तो ए वाला जो आइटम है, जो ABC एनालिसिस में, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, हाई यूसेज वैल्यूड आइटम्स हैं, उनको हम ग्रुप A में जो है कैटेगराइज करेंगे, और जो थोड़ा लो यूसेज वैल्यूड आइटम्स हैं, जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है और थोड़े सस्ती भी आती है, तो उनको हम ग्रुप C में कैटेगराइज करते हैं। और जितनी भी बाकी बची हुई आइटम्स हैं उनको हम B वाली कैटेगरी में उसको कंसीडर करेंगे। ये एक चार्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे से समझ में आ सकता है। तो A, B एंड C हाई वैल्यू आइटम्स। हाई वैल्यू आइटम्स का मीन्स पूरी इन्वेंट्री का टोटल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो A हाई वैल्यू आइटम्स की है। तो 70% जो है कॉस्ट वो A वाली कैटेगरी को डिवोटेड है। लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो अगर देखा जाए तो नंबर जो है वो ओनली 10% है। इसी तरह से जो B मिडल वैल्यू आइटम्स हैं उसको देखें यहाँ पर, तो 20% एंड 20% तो डिवाइड कर दिया है। तो ना तो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और ना ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मिडल वैल्यू आइटम्स हैं। देन कैटेगरी C जो है लो वैल्यू आइटम्स की, जो नंबर में तो बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ आइटम जो है, जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्शन कंपनी में एक साइकिल प्रोड्यूस हो रही है, अब उस साइकिल में A हाई वैल्यू आइटम्स जो हैं वो हो सकती है, दैट कैन बी योर चेजिस जो है, जो उसका फ्रेम है, दैट कैन बी अ हाई वैल्यू आइटम, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसी तरह से लो वैल्यू आइटम्स कौन से होंगे, जैसे कि नट हैं, बोल्ट्स हैं, पेज जो उसमें लग रहे हैं, स्क्रूज वगैरह लग रहे हैं, तो दीज आर लो वैल्यू आइटम्स। क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी अमाउंट जो उसकी वैल्यू है, क्योंकि चीपर है तो उसकी वैल्यू तो 10% है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ 70%। तो दिस इज़ ABC एनालिसिस। अब आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है कि ABC एनालिसिस में A आइटम, B आइटम और C आइटम्स का कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो उसका आंसर है एक छोटे से फॉर्म में जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है।
ए आइटम्स को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का जो मेथड है यहाँ पर, ए आइटम्स आर हाई वैल्यूड आइटम्स, तो अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हैंस दे शुड बी ऑर्डर्ड मोर बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो बार बार एक तो ऑर्डर करना चाहिए। बार बार ऑर्डर करने से क्या होगा कि हमारे पास उसको हैंडलिंग का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में जब आप ऑर्डर करते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में अगर परचेजिंग की बात करें, हम अगर 50 किलो चीनी एक बार में घर पे ले आएंगे तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़राब होने का डर है। लेकिन अगर हम 2 किलो चीनी लेके आएँ, उसको यूज़ कर लें, देन जब वो ख़त्म हो जाएगी अगेन 2 किलो चीनी ले आएँ, उसको यूज़ कर लें, तो उस कंडीशन में आपकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो सिमिलरली जो हाई वैल्यूड आइटम्स हैं उनको हम बार बार ऑर्डर करते हैं बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। देन सेकेंड इज़ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्लान्ड इन एडवांस, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में उसको ऑर्डर कर रहे हैं, हो सकता है वो जल्दी से जल्दी यूज़ भी हो जाए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर वो पहले से प्लान करके हम एडवांस में अपने जो भी जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उनको पहले से अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, ताकि जब हमें रिक्वायर्ड हो उससे पहले वो मटेरियल हमारे तक आ जाए, ताकि कंजम्पशन भी होता रहे और प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना हो। देन थर्ड पॉइंट इज़ परचेज एंड स्टॉक कंट्रोल ऑफ ए आइटम शुड बी लुक्ड इनटू बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव्स इन परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्हें पता है कि किस तरह से केयर करनी है मटेरियल की, उनको ही हम जो है कंट्रोल करने के लिए डिप्यूट करें फॉर द ए आइटम्स। जब बी आइटम्स की बात करें तो इनकी पॉलिसीज़ भी ए और सी के बीच में है, मिडल वैल्यूड आइटम्स हैं। तो इसका जो है हम थोड़ा लेस फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हैं, एक साथ थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में हम जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका सेफ्टी स्टॉक भी जो है शुड बी मीडियम, 3 महीने का या उससे लेस भी हो सकता है। तो सेफ्टी स्टॉक मीन्स कि जब हमारा मटेरियल, जैसे हम स्कूटर या बाइक में या बात करते हैं तो रिज़र्व एक हम टर्म यूज़ करते हैं। तो रिज़र्व का मतलब क्या है कि अब हमारे पास पेट्रोल जो है, हमारी जो टैंक है उसमें कम होने वाला है, सो दैट वी कैन रिफ़िल इट। जब भी हमें पता चलता है कि रिज़र्व लग गया है तो वी कैन रिफ़िल द टैंक। इसी तरह से हर मटेरियल का एक सेफ्टी स्टॉक जो है वो हम मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर बी आइटम्स की बात करें तो कंट्रोल पॉलिसी जो है थोड़ी मीडियम है। तो 3 महीने का सेफ्टी स्टॉक मतलब आज हम ऑर्डर कर रहे हैं तो 3 महीने तक का हमारे पास मटेरियल है और हम प्रोडक्शन प्रोसेस चला सकते हैं। अगर 3 महीने तक थोड़ा डिले भी हो सकता है मटेरियल क्योंकि आने में, इसका इंस्पेक्शन करने में, उसकी कॉस्टिंग करने में, तो वो जो है आपका थोड़ा लगभग 3 महीने या उससे कम हो सकता है। तो बी आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू मॉडरेट कंट्रोल। अब सी आइटम्स जो हैं उसकी कंट्रोल पॉलिसीज़ थोड़ी सी और डिल्यूट कर देते हैं, थोड़ी सी लिबरल है, क्योंकि इसका सेफ्टी स्टॉक भी देखिए एनुअल या 6 मंथली ऑर्डर हम एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ़ नट बोल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसको एक साथ परचेज़ कर लें तो एक तो यह है कि आपकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाती है, ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा जो है आपको कॉस्ट कम बढ़ेगी। तो 1 साल का या 6 महीने का जो है आप ऑर्डर एक साथ रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट जो है लार्ज ऑर्डर्स के मिल सकते हैं। और अगर रूटीन चेक की बात करें तो ये भी थोड़ा सा लिक्विडाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दीज आर द कंट्रोल पॉलिसीज़ फॉर ए, बी एंड सी टाइप ऑफ आइटम्स। अब दूसरा जो है दैट इज़ SDE एनालिसिस। ये जो है आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है इसको कैटेगराइज किया है मटेरियल में। S रेफर्स टू स्कार्स आइटम्स। स्कार्स मीन्स जो कि बहुत ही कम अमाउंट में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है उसको हम बोल सकते हैं स्कार्स आइटम्स। तो विच आर शॉर्ट इन सप्लाई एंड देयर अवेलेबिलिटी इज स्कार्स। दिस इंक्लूड्स इम्पोर्टेड आइटम, जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं और उसकी क्वांटिटी जो है, अवेलेबिलिटी जो है दैट इज़ स्कार्स, थोड़ी कमी है उसकी, तो दोज आर स्कार्स आइटम्स। और इसी तरह से डी रेफर्स टू डिफ़िकल्ट आइटम्स विच कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड ईजीली, जो ईजिली परचेज नहीं की जा सकती, तो उनको जो है हम उस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकता है, जब अभी
लास्ट ईयर की मुझे बात याद है कि मार्केट में एक मॉस्किटो रेपेलेंट जो है वो एक लोशन था जिसमें 4 डॉट्स जो हैं 2 नीज पे और 2 एल्बोज पे लगा लीजिए तो मच्छर जो है आप तक नहीं आएगा। बट जब वो उसकी क्वालिटी देखकर इतना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई, हर केमिस्ट शॉप पे लोग पहुंचते थे, लेकिन वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो विच कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड ईजिली परचेज नहीं कर सकते, हर एक जगह पर वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं दोज आर द डिफ़िकल्ट आइटम्स। देन ई रेफर्स टू ईजिली अवेलेबल आइटम्स। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, हम यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। देन ई रेफर्स टू ईजिली अवेलेबल आइटम्स, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल है। सिमिलरली वीईडी एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर जो है स्पेयर पार्ट्स की या उसके जो मेंटेनेंस है उसके बारे में हम यहाँ पर मटेरियल को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 कैटेगरीज में जो है उसकी इंपॉर्टेंस और फंक्शनल यूटिलिटी के हिसाब से हमने मटेरियल को डिवाइड किया। तो वी स्टैंड्स फॉर वाइटल आइटम्स, ई स्टैंड्स फॉर इसेंशियल आइटम्स, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल आइटम्स। वाइटल आइटम्स का वाइटल मीन्स बहुत ज़रूरी होता है, तो विदाउट विच प्रोडक्शन वुड कम टू हॉल्ट। तो वाइटल आइटम्स वो आइटम्स हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स हैं जिसके बिना प्रोडक्शन जो है रुक सकता है। तो बहुत ज़रूरी आइटम्स, जैसे कि अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो कार का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर चेजिस नहीं होगा, तो अगर चेजिस ना हो तो आपका प्रोडक्शन तो बिल्कुल जो है वो रुक जाएगा। कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, अगर उस कंपनी में फ्रेम ही नहीं होगा साइकिल का तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि गद्दी भी फ्रेम में हम लगाएंगे, कैरियर भी फ्रेम में लगाएंगे, हैंडल भी फ्रेम में लगाएंगे, तो अगर फ्रेम ही नहीं होगा, इसी तरह से अगर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चेजिस नहीं होगा तो सारा का सारा जो है आपका काम रुक सकता है, बिकॉज आप सारी आइटम्स उस चेजिस के ऊपर फिक्स करने वाले हैं। तो दीज आर द वाइटल आइटम्स जिसके बिना प्रोडक्शन रुक सकता है। देन नंबर 2 इज इसेंशियल आइटम्स। इसेंशियल आइटम्स वो आइटम्स हैं जिसके बिना हमारी जो एफिशिएंसी, जो परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट की, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि गाड़ी में जो स्टीयरिंग तो एक वाइटल आइटम है, बट नहीं, लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा। इसेंशियल आइटम्स का एग्जांपल ये हो सकता है अगर सीट्स ना हो, लेट्स से कि अगर आपने चेजिस तो है, मटेरियल उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी में गद्दी जो है, जो सीट है वो ना हो, तो कैसा लगेगा? विदाउट सीट्स अगर आप बैठे हुए हैं और उसके बाद ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस, जो एफिशिएंसी है उस गाड़ी की, वो रिड्यूस हो जाएगी। जो टायर्स हैं, टायर्स ना हो, रिम लगा रहे तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर साइकिल की बात करें, साइकिल फ्रेम है, सब कुछ बना लिया, लेकिन गद्दी नहीं है। अब गद्दी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको खड़े होकर साइकिल चलानी पड़ेगी, बैठ कर नहीं चला सकते। तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस या जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो दोज आर द इसेंशियल आइटम्स। देन कम्स टू डिज़ायरेबल आइटम्स। डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल आइटम्स। डिज़ायरेबल आइटम्स वो आइटम्स हैं जो कि अगर ना भी हो मटेरियल में, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इमीडिएट लॉस नहीं होने वाला, और अगर आप चाहें तो उसकी थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है मटेरियल में लगा सकते हैं, बट ऐसा कोई इमीडिएट लॉस नहीं होने वाला प्रोडक्शन में। तो दोज आर द डिज़ायरेबल आइटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। साइकिल में गद्दी भी लगा ली क्योंकि वो इसेंशियल आइटम है, और फ्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कैरियर ना हो तो क्या साइकिल नहीं काम करेगी? तो विदाउट कैरियर भी साइकिल्स होंगी, और अगर घंटी नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा। तो दोज आर द डिज़ायरेबल आइटम्स। अगर ना भी लगें तो भी काम चल सकता है। ओके, तो दिस इज वीईडी एनालिसिस, वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल।